आफ्टरनून एवरीवन और स्वागत है आपका आज के एमएसएमई मास्टर क्लास में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं विच इज फ्रॉम क्रेडिट स्कोर टू क्रेडिट एक्सेस, अ स्मार्ट फंडिंग रोड मैप फॉर एमएसएमईज। और इस कॉन्वर्सेशन को लीड करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री लीडर समीर गुप्ता, बिजनेस हेड क्रेडिट ओरिजिनेशन GSW1 प्लेटफॉर्म्स। समीर के पास 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एमएसएमई सेक्टर के लिए स्मार्ट लेंडिंग और पेमेंट सॉल्यूशंस बनाने का। IDFC फर्स्ट बैंक में उन्होंने लार्ज मर्चेंट पोर्टफोलियोज लीड किया है। क्लिक्स कैपिटल में कोविड के टफ टाइम में अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन बुक्स को नेविगेट किया और एनालिटिक्स ड्रिवन क्रेडिट स्ट्रेटजीज के बाद के थ्रू बहुत स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स बिल्ड किए हैं। MBA फ्रॉम FMS उदयपुर, लीडरशिप सर्टिफिकेशंस फ्रॉम IIM बैंगलोर और ISB, ये सारी एक्सपर्टीज उन्हें एक परफेक्ट गाइड बनाती है एमएसएमईज को स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल फाउंडेशंस बिल्ड करने के लिए। समीर, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, ग्रेट टू हैव यू विद अस अगेन। Hi, thank you so much, Amrita, and equally pleasure to be here again. इस इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू समीर। समीर, अगर एक एमएसएमई इनफॉर्मल बोरोइंग से निकलकर फॉर्मल फंडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, इनफॉर्मल बोरोइंग से फॉर्मल फंडिंग की जो जर्नी है उसको समझने के लिए और उसको स्टार्ट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्लीन और ऑर्गेनाइज रहना। क्लीन और ऑर्गेनाइज, जैसे हमारे लाइफ में हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि क्लीनलीनेस जरूरी क्यों है, हाइजीन जरूरी क्यों है, हम कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन पे हम काम कर रहे हैं। उसी तरीके से हमें अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को भी क्लीन ऑर्गेनाइज रखना बहुत ही जरूरी है। GST फाइलिंग रेगुलर टाइम पे करना, इनवॉइसेस प्रॉपर रखना, बैंक स्टेटमेंट्स को क्लियर रखना, उसके अंदर बहुत ज्यादा चेक बाउंसिंग या कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपकी हाइजीन को, फाइनेंशियल हाइजीन को या क्लीनलीनेस को अफेक्ट करती हो, ऐसी किसी भी चीज से दूर रहना चाहिए। लेंडर्स तभी आप पे ट्रस्ट करते हैं जब उन्हें आपका सारा डेटा, सारे फाइनेंशियल, सारे बैंक स्टेटमेंट, GST, इनवॉइसेस, सब चीजें क्लीन और प्रॉपर दिखाई दें। अगर कहीं भी कुछ उनको डाउट होता है, कहीं पर भी उनको कुछ गड़बड़ दिखता है, कहीं पर भी कुछ अच्छा नहीं दिखता है, आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको 2 जगहों में से एक जगह चूज करनी है घूमने के लिए, तो आप वो जगह चूज करेंगे जो ज्यादा साफ सुथरी, ज्यादा अच्छी हो। आप एक ऐसी जगह जो ज्यादा ऑर्गेनाइज है, ज्यादा साफ सुथरी, वहां जाना पसंद करेंगे। उसी तरीके से लेंडर आपके फाइनेंशियल्स को, आपके बैंक स्टेटमेंट्स को क्लीन ऑर्गेनाइज एक जगह देखना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप, ये चीज तब इंपॉर्टेंट नहीं होती जब आप इनफॉर्मल क्रेडिट में काम कर रहे हैं, क्योंकि इनफॉर्मल क्रेडिट में अगर आपकी हिस्ट्री रही है इनफॉर्मल तरीके से क्रेडिट जुटाने की तो शायद आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया हो। लेकिन जिस समय आप ये डिसाइड करते हैं कि अब आप फॉर्मल क्रेडिट की तरफ जाएंगे, उस समय ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके सारे रिकॉर्ड्स, आपके सारे दस्तावेज, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो क्लीन हो। आई थिंक दैट्स द फर्स्ट बिगिनिंग का स्टेप फॉर मेकिंग श्योर कि आपकी जर्नी जो है वो फॉर्मल क्रेडिट की तरफ सही चले। समीर, हमने ज्यादातर देखा है दैट क्रेडिट स्कोर को लेकर एमएसएमईज काफी कंफ्यूज रहते हैं। प्रैक्टिकली क्रेडिट स्कोर कितना इंपॉर्टेंट होता है एंड क्या ये फंडिंग टाइप और अमाउंट दोनों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? बिल्कुल, आई थिंक क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक चीज, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो इंडिविजुअल बोरोवर हो, चाहे वो लार्ज कॉर्पोरेट हो, उन सबकी लाइफ में क्रेडिट स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एमएसएमई की लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? बिकॉज एक लार्ज कॉर्पोरेट की लाइफ में और भी चीजें हो सकती है जिनके थ्रू उनको क्रेडिट पे लेंडर देखे। क्रेडिट स्कोर तो एनीवे सब तरह के लोन में देखना होता है, बट एमएसएमई के लिए क्रेडिट स्कोर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। क्रेडिट स्कोर का अच्छा होना मतलब इम्पैक्ट सब चीजों पर हो सकता है। ज्यादा लोन अमाउंट आपको मिलेगा, बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेगी, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है तो आपको अनसिक्योर्ड लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी किसी लोन के लिए आप अप्लाई करता है एक एमएसएमई, सो देयर आर 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो कि लेंडर देखेगा, कि उस डिसाइड करेगा। लेंडर देखेगा कि मुझे कितना अमाउंट देना है, क्या रेट पे देना है, क्या टेनर पे देना है, 6 महीने का लोन देना है, 1 साल का देना है, 3 साल का देना है, और ये देखेगा कि क्या मुझे इस लोन को मांगने के लिए, कुछ देने के लिए कुछ कोलेटरल लेना है, कुछ गिरवी रखवाना है।
वो चीजें देखने के लिए लेंडर को सबसे ज्यादा कंफर्ट किस चीज से मिलेगा? सबसे ज्यादा कंफर्ट लेंडर को मिलेगा आपके सिबिल के स्कोर से, कि इससे पहले आपने जब भी लोन दिए थे तो आपने उनका रीपेमेंट कितना टाइम पे किया था, आपका सिबिल का स्कोर कितना अच्छा है। उन सब से इन सब चीजों में इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब अगर आपका सिबिल का स्कोर खराब है, सिबिल कहना गलत होगा, मतलब ब्यूरो का स्कोर, क्रेडिट स्कोर आपका खराब है, तो आपको शायद लोन अमाउंट ज्यादा ना मिले। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो हो सकता है जो लोन आपको 9% पे मिलने वाला था वो अब आपको 10.5 पे मिले। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो हो सकता है कि आपने जिस अनसिक्योर्ड लोन के लिए अप्लाई किया था वो अनसिक्योर्ड ना मिले और आपको कहा जाए कि इसको लेने के लिए आप किसी प्रकार का कुछ कोलैटरल जो है वो बैंक को या एनबीएफसी को दें। सो इसलिए क्रेडिट स्कोर का इम्पैक्ट हर चीज पर होता है आपकी लोन से रिलेटेड। समीर, कई बार हमने ये भी देखा है कि बिजनेस स्टेबल है एंड नंबर्स भी ठीक ठाक होते हैं बिजनेस के, बट फिर भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे कॉमन रीजंस क्या होते हैं जो एमएसएमई मिस कर देते हैं? जी, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जिसने भी पूछा है, देखिए सबसे पहला आंसर तो इसका यही है जो मैंने इससे पहले आपको बताया कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, आपका बिजनेस स्टेबल था, आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, लेकिन शायद आपने एक लोन लिया। जैसे मैं आज मैं एक कस्टमर से बात कर रहा था कि मतलब मुझे कहीं बाहर एक कस्टमर मिला जिसने मतलब समवन जो मुझे जानते थे, और मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक लोन लिया था जिसको देने में थोड़ी देर लगा दी। तो मैंने उनको बोला आपने देर क्यों लगा दी? तो उन्होंने बोला, बहुत ही कैजुअली बताया कि मैंने माल किसी को बेचा था और मेरा वहां से पेमेंट आना था और वो पेमेंट आने में थोड़ा डिले हो गया, तो मैंने भी आगे अपना पेमेंट डिले कर दिया। तो मैंने उनको ये समझाया कि आपने जो पेमेंट डिले किया है वो आपने एक लोन लिया था जिसका पेमेंट डिले किया था। आपने आपका पेमेंट नहीं आया, वो ठीक है, उसमें डिले हुआ, आपने उसके साथ में फॉलो किया, पर आपने जो पैसा देने में बैंक को या एनबीएफसी को डिले किया है उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। और जब आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा तो आगे आप कोई लोन लेने जाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, या वो जो लोन आपके रिन्यूअल के लिए आएंगे जो चल रहे हैं तो उनकी रेट बढ़ जाएगी। तो एक रीजन तो यही होता है कि हमें अपने क्रेडिट स्कोर को अगर हम खराब होने देते हैं तो हमारा बिजनेस भले स्टेबल भी हो लेकिन हमारे लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा एक रीजन है, दूसरा आई थिंक आई वुड से कि इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है, सेकंड और मतलब दो रीजन है जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि बैंक अकाउंट में रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके करंट अकाउंट के अंदर रेगुलर चेक बाउंसिंग हो रही है और खास करके फंड्स की वजह से, टेक्निकल रीजन की वजह से, देखिए दो तरह के फंड चेक रिटर्न होता है। एक चेक रिटर्न होता है जो कि फंड्स वगैरह की वजह से हो रहा है और दूसरा चेक रिटर्न होता है जो टेक्निकल रीजन से होता है। टेक्निकल में मैं तब भी मान सकता हूँ, देखिए एक हद से ज्यादा टेक्निकल तो भी नहीं होना चाहिए, पर फंड वाले जो चेक बाउंस होते हैं, जो आपने काटे हैं चेक, जिसको हम बैंकिंग की भाषा में इनवर्ड चेक कहते हैं, जब आप चेक काटते हैं और सामने किसी को देते हैं उसे इनवर्ड चेक कहा जाता है, और जब आप अपने खाते में चेक डालते हैं क्लियर करने के लिए उसे आउटवर्ड चेक कहा जाता है। तो अगर इनवर्ड चेक जो कि आपने किसी को दिया है और वो बाउंस हो रहा है तो वो आपके बैंकिंग रीपेमेंट बिहेवियर, आपके बैंकिंग बिहेवियर पे बहुत ही नेगेटिव चीज मानी जाती है। मैं कई लोगों से मिला हूं जिनको लगता है कि अरे मैंने चेक दिया वो बाउंस हो गया, कोई बात नहीं, मैंने दूसरी बार क्लियर करा दिया और बैंक ने मेरे चेक बाउंसिंग के 150 रुपए चार्ज लगा, मैंने दे दिए। वो चार्ज आपने दे दिया लेकिन वो आपकी बैंकिंग के ऊपर बड़ा खराब दिखता है, जो चेक रिटर्न के चार्ज लगे होते हैं या वो जो चेक रिटर्न आपके अकाउंट में दिखाते हैं। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, कई बार मैं ऐसे कस्टमर से मिला हूं जो बोलते हैं कि हमने बैंक से अपनी सीसी या ओडी ले रखी थी और वो हमने ओवरड्रॉ कर ली, मतलब लिमिट आपको 1 करोड़ की मिली है, कई बार ऐसा हुआ है कि आपने एग्जैक्टली 1 करोड़ यूज कर रखा है, कई बार आपने एडॉक ले ली, वो 1 करोड़ से ज्यादा यूज कर ली। देखिए किसी भी आप उस लिमिट को बढ़वाइए, आप वो बैंक के पास जाइए और उनको बोलिए कि मेरी 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के आप 1.5 कर दीजिए या 1.25 करोड़ कर दीजिए, पर आप हमेशा अपनी लिमिट को पूरा 100% यूटिलाइज मत रखिए। अपनी लिमिट में इंटरेस्ट सर्विसिंग में टाइम मत लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपके हिसाब से ठीक चल रहा है, आपको 1 करोड़ की लिमिट दी है, आपने हमेशा 1 करोड़ की लिमिट यूज करी है, लेकिन जो आपका लेंडर है वो इसको ठीक नहीं देखता। वो ये देखता है कि आपकी फंड्स की शॉर्टेज है, आपको 1 करोड़ की लिमिट है, वो हमेशा यूटिलाइज रहती है, ओवरड्रॉ हो जाती है, ओवर यूटिलाइज हो जाती है, आप इंटरेस्ट सर्विसिंग में टाइम लगा रहे हैं। इट इज नॉट अ राइट थिंग, आप अपनी लिमिट बढ़ा दीजिए। तो पहला हो गया हमारा क्रेडिट स्कोर, सेकंड हो गया हमारा बैंक अकाउंट में रेगुलरिटी, थर्ड है हमारा जीएसटी फाइलिंग लेट होना।
देखिए अब डिजिटल इतना इतना अच्छा हो चुका है हमारे देश में, कनेक्शन डिजिटल चीजों का, कि इट इज बहुत ही आसान होता है एक लेंडर के लिए देखना कि जीएसटी फाइल कब हुआ है, कब नहीं हुआ है, कितना लेट हुआ है। तो जीएसटी फाइलिंग लेट करना अगर आप करते हैं तो वो आपके लोन को रिजेक्ट करने में एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। प्रमोटर का रीपेमेंट टाइम पे ना कर पाना, मतलब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें 2 डायरेक्टर हैं। अब कंपनी तो अपना बिजनेस ठीक कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना अपना उनके डेटर भी ठीक है, क्रेडिटर भी ठीक है, लोन भी ले रहे, टाइम पे चुका रहे। पर जो डायरेक्टर है दोनों, उन दोनों की इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर्स बहुत खराब है, उन्होंने लोन देकर नहीं चुकाए, वो भी आपको दिक्कत दे सकता है। और एक चीज और जो दिक्कत दे सकती है वो दे सकती है कि आपने कहीं बहुत ज्यादा लोन तो ले ली है, आपका बिजनेस जिस प्रकार से बढ़ रहा है, आपका जिस बिजनेस की जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, आपके लोन भी उसी प्रकार से बढ़ने चाहिए, आपके लोन उससे ज्यादा गति से नहीं बढ़ने चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा टर्नओवर इंक्रीज तो 10% का हुआ है पर मेरा लोन का इंक्रीज 50% हो गया है। तो बहुत ज्यादा लोन ले लेना भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से आपके लोन, मतलब अगर आज मेरी कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ है और मैं जाके बैंकों में अप्लाई कर दूं कि भाई मेरे को आप 70 लाख के लोन दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये प्रमुख रीजन है, ये छोटे जो आपके हिसाब से छोटे रीजन हो सकते हैं, बट फॉर अ लेंडर, फॉर अ बैंक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इन सब में से एक भी चीज अगर उनको थोड़ा भी डाउट देती है, थोड़ा शक देती है आपकी प्रोफाइल पे, तो वो आपकी लोन की प्रोफाइल केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अंडरस्टूड। सो समीर, हमने क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर के बारे में बात किया, विच इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। लेकिन लेंडर्स और क्या क्या देखते हैं जब वो एमएसएमई की क्रेडिबिलिटी को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं? आई थिंक दिस ये जो क्वेश्चन है आपका, ये काफी, जिसने भी ये पूछा है उसका एक एक हिस्सा मैं इससे पिछले वाले जवाब में दे चुका हूँ कि क्या क्या चीजें होती हैं। मैं उसमें 1-2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा। देखिए जो हमने पीछे डिस्कस किया, बैंक अकाउंट का बिहेवियर, जीएसटी आपका पे करने का पैटर्न, आप टाइम पे पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, टैक्सेस वगैरह सब पे कर रहे हैं कि नहीं टाइम पे कर रहे हैं। इसके अलावा आपके कैश फ्लो का पैटर्न क्या है, आप कोई माल बेच रहे हैं तो उसका पैसा आपके पास में कितने दिन में आ जा रहा है, आप जब आपके पास में इन्वेंट्री कितने दिन की पड़ी रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसको जिसको लोन देना होता है वो ये देखता है। एक और चीज है जिससे लेंडर काफी कंफर्ट डिराइव करते हैं, वो चीज होती है कि आप कितने साल से उस बिजनेस को कर रहे हैं। भाई अब हमारे देश में स्टार्टअप्स हैं, बहुत नई नई कंपनीज भी स्टार्ट हो रही हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। बट जब आपकी विंटेज बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, जब आपकी विंटेज कुछ डिसेंट होती है, जैसे आप अनसिक्योर्ड लोन की जब आप बात करेंगे तो हमेशा आप ये देखेंगे कि अनसिक्योर्ड लोन अगर आप लेने जा रहे हैं और आपकी एक डिसेंट सफिशिएंट विंटेज है आपके बिजनेस की, आपका बिजनेस कुछ 5 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, 10 साल पुराना है, तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा कंपेयर टू समवन जिसने बिजनेस शायद पिछले महीने चालू किया है। वो तो बिजनेस कितने साल से चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए कई लेंडर जो होते हैं वो इंडस्ट्री के हिसाब से भी डिसाइड करते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में कितना कितना एक्सपोजर देना है, कितना नहीं देना है, कितना अमाउंट में दे सकता हूँ, कितना नहीं दे सकता हूँ। तो जो भी आपका इंडस्ट्री का रिस्क है एक वो इंपॉर्टेंट होता है। और फिर जैसा मैंने पीछे कहा कि जो आपके प्रमोटर हैं, उन प्रमोटर का क्रेडिट हिस्ट्री, उन प्रमोटर्स की ओवरऑल गवर्नेंस के हिसाब से हिस्ट्री कि वो कैसा है, किसी नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है कुछ, तो वो सब चीजें देखते हैं। देखिए बार बार हम लोग, आई थिंक वाइल हम क्रेडिट स्कोर को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और हम उसको बहुत तवज्जो देते हैं, जो देना भी चाहिए, पर वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वो इट इज लाइक अ एंट्री बैरियर, इट इज लाइक अ गेटिंग क्राइटेरिया, राइट। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक लोन के लिए गेटिंग क्राइटेरिया है कि गेटिंग क्राइटेरिया में आप फुलफिल नहीं होंगे तो शायद आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन उस गेटिंग क्राइटेरिया जो कि क्रेडिट स्कोर है, उसके आगे की भी बहुत चीजें हैं जिसके अंदर ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको भी बताई।
Now, Sunny, talking about the good habits, the good financial behavior that MSME should possess, कौन सी हैबिट्स है जो उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करनी चाहिए फॉर देयर प्रोफाइल, फॉर द क्रेडिट प्रोफाइल टू नॉट गेट इम्पैक्टेड? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपनी EMI सब टाइम पे करें। किसी भी EMI, देखिए मैं मेरे को ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो बैंकिंग में काम कर चुके हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बेसिक है। हमें तो ऐसा लगता है कि यार इस पे तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी को। लेकिन जब आप मार्केट में MSME से बात करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि इंडिया, हम लोगों को अभी भी MSMEs को ये नॉलेज देना बहुत जरूरी है। मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मेरी EMI बाउंस हुई, मेरी बाउंसिंग के चार्ज लग गए, मैंने 15 दिन बाद पे कर दी। और ये बड़ा रेगुलर रूटीन था उनका कि EMI लगती थी, मैंने जिस अकाउंट में अपना EMI रजिस्टर कराया हुआ था उस अकाउंट में मैं बैलेंस नहीं रखता हूँ, तो मुझे याद नहीं रहता है कि मेरी EMI कब लगी है। मेरी EMI लगती है, वो बाउंस होती है, मुझे पता पड़ जाता है, मैं पैसे डाल देता हूँ, फिर मैं अपने RM को बोल देता हूँ कि भैया चेक वापस से प्रेजेंट कर दो और पैसे ले लो, या ऐसा ही वापस लगा दो और पैसे ले लो। और एज पर हिम उन्होंने बैंक को वो चेक बाउंसिंग के, EMI बाउंसिंग के चार्जेस दे दिए। एंड दैट सर्व्स दिस पर्पस कि मैंने तो चार्जेस दे दिए बाउंस होने के, बट वो नहीं है। उससे उनकी क्रेडिट प्रोफाइल बहुत इंपैक्ट होती है। तो EMI को टाइम पे करना इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन GST टाइम पे करना। GST पे करने में कोई डिले होना ही नहीं चाहिए। जितना ज्यादा डिले आप करेंगे GST पे करने में, उतना डिफिकल्ट आपके लिए होता जाएगा किसी भी प्रकार के लोन के लिए अप्लाई करना। चेक बाउंस अवॉइड करना, मैंने पीछे ब्रीफली इस पे बात करी। कोई भी चेक बाउंस जो आपने काटा है, देखिए मैं तो उसमें था कि इस अंडर राइटिंग के मॉडल को भी देखकर आया हुआ हूँ पीछे पास्ट में, जहां आप जब चेक डालते हैं अपने अकाउंट में क्रेडिट होने वाले, वो भी अगर फंड इनसफिशिएंट की वजह से रिजेक्ट होते हैं तो हम थोड़ा सा कंफर्ट कम होता है हमारा। क्योंकि हम ये सोचा करते थे, मतलब बहुत पहले की बता रहा हूँ, अब तो बहुत मॉडल आ गए हैं तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, पर हम ये सोचा करते थे कि अगर अगर आपके बायर्स आपको पैसा टाइम पे नहीं दे रहे हैं तो देयर इज अ रिस्क। लेकिन आपने जो चेक इशू करा है वो बाउंस होना इज नॉन नेगोशिएबल, वो विल नेवर बी कंसिडर्ड टू बी अ गुड थिंग। तो वो कभी नहीं माना जाएगा कि वो एक अच्छी चीज है। तो हमें जो चेक दे रहे हैं वो तो हमें इंश्योर करना ही चाहिए कि बाउंस नहीं करते। टेक्निकल रीजन से बाउंस होता है वो ठीक है, बट जो भी फंड्स की वजह से बाउंस होगा दैट इज अ प्रॉब्लम। तीसरी चीज एक और होती है कि बैंक में बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। आप अगर आपने एक करंट अकाउंट खोला हुआ है और आप उस करंट अकाउंट में बैलेंस कुछ भी नहीं रखते हैं, तो वो भी एक ऐसी चीज है जो आपकी आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के लिए ठीक नहीं। मतलब बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि एक करंट अकाउंट के अंदर आपका कुछ बैलेंस तो हमेशा रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस चेक प्रेजेंट हुआ, वो क्लियर हुआ, उसके बाद बैलेंस खत्म हो गया, फिर अगला चेक जब लगना है तब आपने थोड़ा बैलेंस डाल दिया। और या फिर आपका एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस, मान लीजिए 10,000 वाला खाता खोला हुआ है आपने और आप 10,000 ही रख के उसमें छोड़ दें, वो भी नहीं होता। बिकॉज कई कई ऐसे बिजनेसेस भी होते, कई ऐसे क्रेडिट प्रोग्राम भी होते हैं जिनमें आपको लोन सिर्फ आपके बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे मिलता है। अगर आपके बैंक स्टेटमेंट, उसे कहते हैं बैंकिंग सरोगेट प्रोडक्ट, जो कि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन होते हैं, जिसमें आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा है उसके बेसिस पे भी आपको छोटे छोटे टिकट साइज के अनसिक्योर्ड लोन्स मिल जाते हैं। तो इसलिए बैंक अकाउंट में बैलेंस रखना, डिसेंट बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। एक और पॉइंट जो कि आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को इम्पैक्ट करता है वो होता है अननेसेसरी शॉर्ट टर्म लोन्स रखना। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उतने ही शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन रखें जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपको लगता है कि ये आपके बिजनेस में लोन लेना जरूरी था। आप प्लीज उस लोन के ट्रैप में मत पड़िए जहां आप सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन लेके अपना बिजनेस चला रहे हो, बिकॉज उससे आपकी ओवरऑल क्रेडिट प्रोफाइल को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। राइट, सो प्लीज ये सारे पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में हेल्प होगी।
समीर, ऑल्सो टेल अस, क्या ऐसे कोई सिग्नल्स होते हैं जो बताते हैं कि एमएसएमई की क्रेडिट वर्दीनेस स्लिप हो रही है, या इवन बिफोर लेंडर्स फ्लैग इट ऑफ? हाँ, आई थिंक देखिए, आप अगर आप मेरे को ऐसा लगता है कि एक एमएसएमई अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से समझता है और उसको ये अच्छे से समझ में आता है कि उसका बिजनेस कब ठीक चल रहा है, कब ठीक नहीं चल रहा है, कब उसको बोरोइंग करनी है, कब उसको नहीं करनी है। क्रेडिट वर्दिनेस स्लिप होने के सिग्नल्स बहुत ही बेसिक होते हैं। अगर अगर मतलब अगर खुद एमएसएमई को लगता है कि मेरे को जो पेमेंट्स करने थे वो मैं टाइम पर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को जो पेमेंट 30 दिन बाद करना था वो 30 दिन बाद करने की जगह मैंने उसको करने के लिए 40 दिन ले लिए हैं, 45 दिन ले लिए हैं, तो वो आपके सप्लायर को पेमेंट अगर आप डिले कर रहे हो तो आपको दिखना चाहिए कि ये करने से मेरी क्रेडिट वर्दिनेस स्लिप हो रही है। अगर आपकी ईएमआई पे करने में लेट हो रहा है तो आपको पता पड़ जाना चाहिए कि आपकी क्रेडिट वर्दिनेस स्लिप हो रही है। अगर आपकी सेल्स अनस्टेबल है, बड़ी बहुत जरूरी है कि आपकी सेल्स स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि आपकी सेल एक महीने में 1 करोड़ की हो रही है, अगले महीने 10 लाख की हो रही है, उसके अगले महीने 2 करोड़ की हो रही है, उसके अगले महीने वापस 20 लाख की हो रही है। जब भी आपकी सेल्स स्टेबल होंगी तो बैंक और लेंडर और एनबीएफसी, उनको आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई ये कस्टमर का जो बिजनेस है ये स्टेबल रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपकी बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख था और किसी एक महीने आपका टर्नओवर 2 करोड़ हो गया तो बैंक आपको 2 करोड़ के हिसाब से लोन देने लग जाएगा। बैंक आपकी जो भी एलिजिबिलिटी, बैंक और एनबीएफसी आपकी जो भी एलिजिबिलिटी बनाएगा आपको लोन देने के लिए, वो आपकी स्टेबल सेल्स के बेसिस पे बनाएगा। तो वो आपका चेक होना चाहिए अर्ली वार्निंग सिग्नल टाइप का। बैंक में बाउंसेस बढ़ना, इसकी बात मैं पीछे भी 2-3 बार कर चुका हूँ। अगर आपके बैंक में चेक बाउंसिंग बढ़ने लग गई है, एमा बाउंसिंग बढ़ने लग गई, ईसीएस बाउंसिंग बढ़ने लग गई है, तो वो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि भैया कुछ गलत गड़बड़ रह रहा है। ओडी सीसी लिमिट्स, जैसा मैंने पहले कहा था कि वो हमेशा ही ओवर यूटिलाइज टाइप रहे, अगर वो हो रहा है तो आपको थोड़ा अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि भाई मेरे को अपनी क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ानी है तो मैं ओडीसीसी लिमिट को बढ़वा लूं। और वेंडर पेमेंट्स ड्रैग होना, जो मैंने पहले भी अभी कहा था कि आपको पेमेंट जिससे आपने माल खरीदा है उसका पेमेंट अगर आप टाइम पे नहीं कर पा रहे तो ये एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि आपका क्रेडिट वर्दिनेस ड्रॉप होने वाली है। आप इसको जल्दी से सही कर लें। तो ये सारे सिग्नल जो हैं ये एक तरीके से आपके अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हैं क्रेडिट वर्दिनेस ड्रॉप होने के, जिनके ऊपर एक एमएसएमई को काम कर लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये स्टेजेस पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इनमें से कोई भी स्टेज ना आए। कोई भी स्टेज इनमें से अगर आती है तो वो आपकी लोन लेने की क्षमता को कम कर देगी, और जो लोन आप ले रखे होंगे या जो लोन आप लेने वाले होंगे उनकी कॉस्ट को बढ़ा देगी। तो आपकी बोरोइंग की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी और आपकी बोरोइंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। दोनों तरीके से आपके बिजनेस का नुकसान ही है। Got it. Now, समीर, अगर मैं मान लीजिए मैं एमएसएमई हूँ एंड मेरे पास कोई कोलैटरल नहीं है, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं टू एक्सेस क्रेडिट? देखिए, कोलैटरल ना होना, लोन मिलने के लिए आपकी कोई बाधा नहीं है। ये ठीक है, इट इज अ गुड टू हैव थिंग। अगर कोलैटरल आपके पास है तो शायद आपको थोड़ा और आसानी से लोन मिल जाएगा और शायद थोड़ा सा कम ब्याज पे मिल जाएगा। लेकिन ये अब वैसी हालत नहीं है कि अगर आपके पास कोलैटरल नहीं है तो आप धंधा नहीं कर सकते, आपको कोई पैसे नहीं देगा। इंडिया में इतना अच्छा एनबीएफसी का, बैंक्स का लेंडर नेटवर्क है एंड विद ये डिजिटल इकोनॉमी, विद ऑल दीज प्रोग्रेसेस जो हमारे देश में हम लोगों ने करी है, जीएसटी से लेकर यूपीआई से लेकर हर चीज में बहुत ही सबके लिए क्रेडिट हम लोग अवेलेबल देश में अब कर पाए हैं। आई थिंक इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके पास कोलैटरल नहीं है तो आप अपना बैंकिंग और आपकी जीएसटी की ट्रेल को बिल्ड करो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ एनबीएफसी के पास में प्रोडक्ट होता है जिसमें वो बैंकिंग के सरोगेट पे आपको क्रेडिट लिमिट देते हैं, क्रेडिट लोन देते हैं।
ऐसे ही एक जीएसटी सरोगेट प्रोडक्ट भी होता है जिसके अंदर जीएसटी के आपके रिटर्न्स को देखकर आपको लोन दे दिया जाता है। उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जैसे कि CGTMSE स्कीम है विच इज क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स को आप अपने बैंक के थ्रू यूज कर सकते हैं। ये स्कीम उन्हीं के लिए जिनके पास कोलैटरल नहीं है, तो उन स्कीम्स को आप यूज करके एट गुड रेट सीसी लिमिट्स बैंक से बनवा सकते हैं। फिर हमारे जो मैंने पीछे कहा कि एनबीएफसी के पास में नॉट ओनली बैंकिंग और जीएसटी, एनबीएफसी फिनटेक्स के पास में मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं जो आपको अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं। फिर आप अपनी परचेजेस को, जो आप माल खरीद रहे हैं या जहां से आप माल ले रहे हैं सप्लायर से, वो खरीदने के लिए आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग, चैनल फाइनेंस, इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। और जो भी आप यूज करें, जो भी आप छोटा लोन ले, भले आपने एक बिजनेस लोन लिया अनसिक्योर्ड जो छोटा 10 लाख का है, 15 लाख का है, और उसकी ईएमआई जाती है, उसकी ईएमआई को आप टाइम से पे करते रहे तो बैंक और एनबीएफसी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लाएगा, उसको आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा और वो उस अमाउंट को बढ़ता जाएगा। देखिए कोलैटरल क्या है? कोलैटरल एक तरीके से आपके बिना पर बैंक को या एनबीएफसी को कॉन्फिडेंस दिलाता है कि अगर समीर गुप्ता ने ये लोन पे नहीं करा तो मेरे पास में कोलैटरल पड़ा है। अगर आप ही वो लोन लेके और अगले 5 साल तक, 10 साल तक उसको टाइम पे करते रहेंगे हर बार जब भी आपने लिया है, तो बैंक में, एनबीएफसी में वो कॉन्फिडेंस आपके ऊपर अपना पाता जाएगा और वो आपकी लिमिट को बढ़ाते रहेंगे। तो कोलैटरल ना होना बैरियर नहीं है, डिसिप्लिन ना होना बैरियर है। परफेक्ट, साउंड्स ग्रेट। समीर, आज के लेंडिंग इकोसिस्टम में डेटा और ऑल्टरनेटिव डेटा दोनों यूज होता है। लेंडर्स इन दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं और एमएसएमईज के लिए इसका क्या मतलब होता है? देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं इसका जवाब दूं तो जो ब्यूरो का डेटा होता है, जो कि क्रेडिट स्कोर्स होते हैं, वो एक पास्ट परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है, राइट? वो पिछले आपके रीपेमेंट का रिकॉर्ड है। और जो ऑल्टरनेटिव डेटा होते हैं, जो भी हम आज देख रहे हैं चीजें, वो सब आपके आज की बिजनेस हेल्थ है। तो वाइल पास्ट से ये नहीं पता पड़ता कि आगे आप क्या करने वाले हैं, लेकिन पास्ट को देखा जाएगा और प्रेजेंट को देखा जाएगा और उन दोनों को देखकर मिला करके ये निकाला जाएगा, ये अजम्पशन निकाले जाएंगे, एस्टिमेट निकाले जाएंगे कि आपके बिजनेस की हेल्थ आगे कैसे रहने वाली। अब लेंडर जो होता है वो इन दोनों को कंबाइन करके रियल पिक्चर अपने सिस्टम में बनाता है और देखता है कि भैया ये पुराना इनका कस्टमर का व्यवहार था लोन लेके देने का, और ये आज की तारीख में उनका धंधा ये कर रहा है, इसमें इतना रिसीवेबल आ रहा है, इसमें ये जीएसटी पे कर रहा है, ये इसके बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस रहते हैं। इन दोनों चीजों को कंबाइन करके वो आपकी लोन की एलिजिबिलिटी बना देता है। जितना ज्यादा बिजनेस आपका डिजिटल होगा, जितना ज्यादा बिजनेस आपका ऑल्टरनेट डेटा में अवेलेबल होगा, उतना ज्यादा आप फंडिंग फ्रेंडली बनते जाएंगे। बिकॉज आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए दुकान है, रिटेलर है, और वो रिटेलर अपना ज्यादातर कस्टमर से जो पैसा आ रहा है सामान बेच के, वो सब कैश लेता है। वो उसके पास में पॉस मशीन नहीं है और उसके पास में साउंड बॉक्स नहीं है। तो जब वो कैश लेता है तो कल अगर मैं उसको लोन देना चाहूँ, मैं कोई फिनटेक हूँ जो लोन देना चाहती है उसको, तो वो कैश वाले ट्रांजेक्शन्स उसके एक दिन में कितने आते हैं, एक दिन में कितने कस्टमर उसको पैसे दे रहे हैं, कितना कस्टमर का एक कस्टमर कितना पेमेंट करता है, वो सब चीजें देखने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है एज अ लेंडर। पर अगर वो सारे पैसे पॉस मशीन से क्रेडिट कार्ड स्वाइप के थ्रू ले रहा है, या साउंड बॉक्स से ले रहा है, या क्यूआर से ले रहा है, तो मैं उस डेटा को अंडरराइट करके एनालाइज कर सकता हूं कि ये एक दिन में कितना क्रेडिट आता है, एक महीने में कितना आता है, हफ्ते के किन दिनों में कितना आता है, किन दिनों में नहीं आता है, पिछले 6 महीने में कितना आया है, पिछले 1 साल में कितना आया है। और उसके बेसिस पे जब मैं उस डेटा को मैरी करता हूँ क्रेडिट स्कोर के साथ में, तो मैं ये निकाल कर देख सकता हूँ कि मैं इसको लोन दे दूंगा। अगर वो डिजिटल नहीं कर रहा होता तो शायद मैं नहीं कर पाता ये सब, पर मेरे पास उसका पास बिहेवियर होता।
सो एमएसएमई के लिए जितना ज्यादा डिजिटल होगा उतना ज्यादा फंडिंग फ्रेंडली होगी वो कंपनी। समीर, मान लीजिए अब कि मैंने एक नई एमएसएमई शुरू करी है और मेरा कोई क्रेडिट हिस्ट्री एज सच बना नहीं है अभी बिकॉज द कंपनी इज न्यू। अब ऐसे सिचुएशन में क्या प्रैक्टिकल फंडिंग एवेन्यूज अवेलेबल होंगे मेरे लिए? सी आई थिंक विंटेज जितना कम होता है, कैश फ्लो बेस्ड प्रोडक्ट उतना बेस्ट होता है। तो अगर एक एमएसएमई है जो नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा, उसके पास में उसकी इनवॉइसिंग फाइनेंसिंग कराने के लिए उसके पास एक ऑप्शन है, जो इनवॉइस है वो फाइनेंस बना दे। वो सप्लाई चेन फाइनेंस के लिए किसी एनबीएफसी के साथ में बात करे कि बॉस मैं ये माल जो है वो मैं इससे खरीदता हूँ, आप मेरे को फंडिंग दिलवा दो इसके लिए। जो तीसरी चीज मैंने अभी एक एग्जांपल दिया रिटेलर का, मर्चेंट कैश एडवांस कहते हैं उस प्रोडक्ट को। मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है, जिस रेस्टोरेंट के अंदर पॉस मशीन पे और स्वाइप होके महीने का 25 लाख रुपए का कलेक्शन आता है। अब नया रेस्टोरेंट है, फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो वो अपने उस मर्चेंट कैश एडवांस प्रोडक्ट पे कुछ फिनटेक्स हैं जो करते हैं, कुछ एनबीएफसी से करते हैं, उनके पास जा सकते हैं कि बॉस ये मेरा देखो इस मशीन के ऊपर इतने रुपए आते हैं, आप इसके अगेंस्ट मुझे क्रेडिट दे दो और ये मेरे पैसे जो डेली के आते हैं इसमें से मैं आपकी किस्त चुका दूंगा। फिनटेक्स जो होती हैं वो आई थिंक दे यूज ऑल्टरनेट डेटा वेल। तो वो आपको विंटेज अगर आपकी कम भी है तो यूजिंग ऑल्टरनेट डेटा एंड वर्किंग ऑन अदर थिंग्स वो आपको बता सकते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, करना नहीं कर सकते। एंड देन गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, मुद्रा, पीएमजीपी, उन सब के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि वहां से आप कुछ ले सकते हैं क्या। तो आई थिंक मोटा मोटी इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपकी विंटेज कम है तो जो कैश फ्लो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लिए बेस्ट है। समीर, अगर लोन रिजेक्ट हो जाए एंड तो एमएसएमई को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, जिससे वो कौन से वो बाउंस बैक करके कैसे फाइनेंस रेडी हो सकता है? सी आई थिंक अगर आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है तो सबसे पहले तो आपको उसका उचित कारण समझना पड़ेगा। आप अपने बैंक से, आपके एनबीएफसी से, आपका जो भी आपको लोन दे रहा था उससे आपको ठीक ठीक कारण समझना पड़ेगा कि भाई किस वजह से मेरा आपने लोन जो है उसको नामंजूर किया है। तो अगर वो बोलता है कि भैया आपका क्रेडिट स्कोर खराब था तो आपको अपने क्रेडिट स्कोर को सही करना पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि आपके बैंक अकाउंट में चेक बाउंसेस बहुत ज्यादा थे तो आपको वो कंट्रोल करने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले तो जो जिस कारण से आपका लोन रिजेक्ट हुआ है वो कारण उसे समझना पड़ेगा, और फिर जो पिछले 15-20 मिनट में मैंने चीजें बताई हैं उसके अंदर वो चीज जहां फिट हो रही हो, जो रीजन हो, उसको वहां पे जाके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, आपको इररिस्पेक्टिव जो भी वो कारण बताए, आपको अपना बैंक बिहेवियर इंप्रूव करना पड़ेगा। जो भी आपका बैंक बिहेवियर था, जो मैंने अभी चीजें बताई उनके थ्रू आपको वो चेंज करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन अपने क्लीन करने पड़ेंगे। लेवरेज कम करना पड़ेगा। लेवरेज मतलब आप लेवरेज वगैरह ना समझें तो ठीक है, आप बेसिकली एमएसएमई के हिसाब से ही होना चाहिए कि जो अननेसेसरी लोन्स है वो बंद करने चाहिए और जितने जरूरी हो उतने ही लोन रखने पड़ेंगे। और फिर ये जब साइकिल वो अगले 3-4 महीने तक रख ले, उसके बाद में वो वापस से लोन के लिए अप्लाई करें। देखिए, रिजेक्शन जो है लोन का वो एंड नहीं होता आपके लोन लेने की प्रोसेस के लिए, पर वो एक रियलिटी चेक होता है, एक आपको आईना दिखाने की कोशिश होती है कि थोड़ा सा क्लीन अप कर ले, उसके बाद में लोन मिल जाएगा। कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि वो रिजेक्ट करेगा एक तो हम दूसरे पे चले जाएंगे, दूसरा कर देगा। ठीक है, मोटा मोटी ज्यादातर लेंडर की पॉलिसी का बेसिक पैरामीटर सेम होता है। तो अगर आपको एक या दो ने रिजेक्ट कर दिया है तो आपको सबके पास जाके अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों रिजेक्ट किया वो समझिए, उसको सॉल्व करिए और फिर आगे बढ़ जाइए। This leads me to my next question, समीर। एक कॉमन क्वेश्चन है एमएसएमईज का जो जनरली वो पूछते हैं कि क्या एक साथ मल्टीपल लेंडर्स को अप्रोच करना सही है या एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि मास एप्लीकेशंस अवॉइड करनी चाहिए। बहुत बहुत
आई डोंट थिंक कि ये एक सही तरीका होता है कि जिसमें हम मल्टीपल लेंडर को अप्रोच करें। देखिए, वैसे भी जब आपके क्रेडिट ब्यूरो पे एक बार में मल्टीपल लेंडर हिट करेंगे तो आपका स्कोर भी कम होगा। तो ये पॉलिसी की आप मल्टीपल जगहों पर एक साथ अप्लाई करें, वो मुझे तो कभी भी सही नहीं लगी है, और मेरे से कोई पूछता तो मैं मना ही करता हूँ। उससे बेटर ये है कि आप एक दो तीन ऐसे लेंडर ढूंढें जिनके पास में आपकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट हो, जिसमें आपकी जरूरत के हिसाब से जो आपको लोन दे सकते हो, तो उन्हीं के पास जाएं, उन्हीं से अप्लाई करें और अपनी प्रोफाइल को उस लेंडर के साथ मैच करें। ये नहीं कि आप 10 को अप्लाई कर रहे हैं, उन 10 में से जब 8 का अप्रूवल आए उसके बाद आप डिसाइड करें कि मेरे को इन 8 में से कौन से 2 के पास जाना है या कौन से 3 के पास जाना है। उससे आपकी क्रेडिट स्कोर पे खराबी असर पड़ेगा। समीर, हमने ना हेल्दी क्रेडिट मिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में काफी सुना है। एमएसएमईज में आजकल ज्यादातर इसके बारे में लोग बात करते हैं। आप बताइए, आइडियल क्रेडिट मिक्स का क्राफ्ट कैसा होना चाहिए? देखिए, 3 चीजें मुख्य रूप से जरूरी होती हैं एमएसएमई के क्रेडिट साइकिल में। एक तो होता है ओडी और सीसी लिमिट। वो ओडी और सीसी लिमिट चाहिए होती है आपको अपनी रोजमर्रा के खर्चों के लिए, डेली वर्किंग कैपिटल के लिए। तो डेली वर्किंग कैपिटल के लिए आपको जो लिमिट चाहिए वो आपकी ओडीसीसी लिमिट हो गई। दूसरा आपको चाहिए होता है टर्म लोन। टर्म लोन चाहिए होता है आपके लॉन्ग टर्म खर्चों के लिए, जैसे आपने कोई मशीन लगाई है नई, या आप अपना कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं बिजनेस का, उसके लिए आप टर्म लोन लेंगे। आप अपनी इन्वेंट्री परचेजिंग, आप जो महीने में काम कर रहे हैं, रोज का काम कर रहे हैं, उसके लिए आप टर्म लोन नहीं लेंगे। तो टर्म लोन कई बार लोग ऐसे ही ले लेते हैं कि यार मिल रहा था मैंने ले लिया। नहीं, आपको टर्म लोन तभी लेना है जब आपको मशीनरी चाहिए, आपको एक्सपेंशन कुछ करना है, आप कोई नई जगह खरीद रहे हैं, तो उसके लिए टर्म लोन लगता है। और ओडीसी जो आपको बताई दी है कि आपकी डेली वर्किंग कैपिटल लगता है। तीसरी चीज होती है सप्लायर क्रेडिट, जिसमें आप जहां से माल खरीद रहे हैं उससे माल खरीदने के लिए आपको अगर कुछ क्रेडिट, चैनल फाइनेंस, इनवॉइस डिस्काउंटिंग वो मिल जाता है तो वो कर लें। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन का मिक्स बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। ये एक तरीके से आपके आइडियल 3 प्रोडक्ट है जिनके अंदर आपकी चीजें फिट हो जानी चाहिए कि किस तरीके से आपको ले। और अगर इस पूरे टॉपिक को सिंप्लीफाई करें, आप हमारे अटेंडीज को बता सकते हैं कि टॉप 3 एक्शनेबल्स या एक्शनेबल स्टेप्स क्या होंगे जो हर एमएसएमई को तुरंत शुरू कर देना चाहिए ताकि वो स्मार्टर तरीके से क्रेडिट को एक्सेस कर सके? आई थिंक मैंने 2-3 अलग क्वेश्चंस के जवाब में ये बताया था, और अगर समअप करना है तो ये एकदम राइट क्वेश्चन है पूरे डिस्कशन को समअप करने के लिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने बार बार कहा, कि आपका डॉक्यूमेंटेशन का हाइजीन, आपके जीएसटी, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, ये सब एकदम क्लीन और टाइमली। कोई भी चीज बाउंस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज डिले नहीं होनी चाहिए। जितना जल्दी आप पेमेंट्स करेंगे उतना बेटर आपका क्रेडिट प्रोफाइल रहेगा। तो सबसे पहला, सबसे जरूरी, स्वच्छ भारत अभियान, डॉक्यूमेंटेशन हाइजीन, आपके सारे डॉक्यूमेंट स्वच्छ दिखने चाहिए। सेकंड, आपका बैंकिंग डिसिप्लिन, बाउंस अवॉइड करना है, बैंक में बैलेंस स्टेबल रखना है। अगर आपका ओडीसीसी अकाउंट है तो उसका इंटरेस्ट सर्विसिंग टाइमली करनी है। अगर आपको लग रहा है बार बार एडहॉक लिमिट लेने से अच्छा परमानेंटली अपनी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स को बढ़वा लेना चाहिए। तो ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज जो मैंने कहा कि डिजिटल ट्रेल बिल्ड करो जितना ज्यादा कर सकते हो। तो अपनी ई इनवॉइसिंग आप करिए, आप पेमेंट डिजिटल एक्सेप्ट भी करिए और पेमेंट करिए भी। तो जितना ज्यादा आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट आएंगे, जितना ज्यादा आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन क्लीन एंड क्लियर रखेंगे, और जितना ज्यादा आप अपना करंट अकाउंट या ओडी अकाउंट बैंकिंग में डिसिप्लिन लाएंगे, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने लोन टाइम पे करेंगे। अगर आप ये 4 चीजें टाइम से कर रहे हैं तो आई थिंक आपका जो फॉर्मल क्रेडिट पे आने का रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर है, आप उस पर सही तरीके से चल रहे हैं। Lovely. Sameer, with that we've come to the end of today's episode. आपके सारे insights हमारे मास्टर क्लास को बहुत ही मीनिंगफुल बनाते हैं। सारे प्रैक्टिकल एक्शनेबल insights आप हमें हमेशा देते हैं। Thank you so much for guiding our MSME community.
थैंक यू सो मच, इट वाज माय प्लेजर, थैंक यू। ये हमारी ऑनलाइन ऑडियंस के लिए है। अगर आपने हमारे एपिसोड का कोई भी हिस्सा मिस किया है तो आप YouTube पे जाइए, टाइप GSW1 MSME, और आपको हमारे सारे एपिसोड्स वहीं पे अपलोडेड मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन समीर, बाय बाय।